हेलो स्टूडेंट, देखिए मैकेनिक्स के लेक्चर में हम लोग पहुंचे थे पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल। इस टॉपिक तक पहुंचे थे हम लोग। ठीक है, इनसाइड द सेल हमको पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे देखिए पिछले लेक्चर में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। ये जो आपका ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है वो माइनस साइन के साथ यहाँ पे है माइनस dv बाई डी आर इंटू आर कैप। ठीक है, फार्मूला माइनस साइन है तब ये वैल्यू आएगी। और जब हम लोग पोटेंशियल एट द सरफेस निकालेंगे तो स्मॉल आर की जगह वैल्यू जो है वो कैपिटल आर पुटअप कर देंगे तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो देखो जो वैल्यू आई हुई है वो कुछ इस तरह से है, जैसे मास m जो है वो आपका इस स्फेरिकल सेल के सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। ठीक है, कुछ इस तरह से जितने मास का ये पूरा स्फेरिकल सेल है वो पूरा मास जैसे इस सेंटर पर कंसंट्रेटेड हो, उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यू आई हुई हैं। अब जो थर्ड पार्ट आपका स्टार्ट हो जा रहा है वो देखिए क्या है। सी वाला सेक्शन है पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल सेल। पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल सेल। ठीक है, ये पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो अब क्या करेंगे हम लोग, जो पिछला वाला केस है कुछ उसी तरह से होगा ये भी, पर पॉइंट P जो है वो इस बार कहां पे आ जाएगा, सरफेस के इस स्फेरिकल सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये पार्ट होगा हमारा। तो इसके लिए हम लोग देखो क्या करते हैं, ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, ये पार्ट आपका F है। हमें ये पार्ट दोबारा बनाना ही पड़ेगा, यहाँ से कॉपी नहीं हो पाएगा। चलिए दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा, 3D में एक हम लोग स्फेयर बना लेते हैं। ये स्फेरिकल सेल है आपका जिसका सेंटर पॉइंट O पर है। अब क्या होगा, यहाँ से देखो इस स्फेरिकल सेल पर हम लोग दो कट्स लगा रहे हैं कुछ इस तरह से किनारे से। ठीक है, स्ट्रेट होने चाहिए ये कट्स, पतले से दो कट लगाए गए हैं यहाँ पर, और इसके सेंटर से होकर जाने वाली एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से देखो, इसी तरह का हमारा स्फेरिकल सेल था। मान लेते हैं सेंटर इसका यहाँ पे है कहीं, और इस बार जो पॉइंट है ये बड़ा इसलिए हमने बनाया ताकि स्पष्ट दिखे आपको। ठीक है, पॉइंट P को हम लोग इस सेंटर O से एकदम नजदीक यानी इनसाइड द स्फेरिकल सेल यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब कंसीडर कर रहे हैं तो देखो ये जो डिस्टेंस होगी OP वो है स्मॉल r, और ये रेडियस कैपिटल R तो पहले से ही डिसाइड है आपकी। इतनी बातें, और जो हमने नेमिंग की थी उसी तरह नेमिंग होगी, C E D और F। ठीक है, ये पॉइंट्स की नेमिंग कुछ इसी तरह से होगी, ध्यान दीजिएगा। और एक और चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है पर ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, ये परपेंडिकुलर ही होगा आपका। और क्या बात यहाँ पे होगी, देखो यहाँ पर हमारा इस C से O को मिलाया था हमने और E से O को मिलाया था। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमने एक दूसरे से मीट आउट किए हुए थे। ये जो एंगल हमारा था
वो कितना था थीटा, और ये स्मॉल एंगल जो बनेगा वो कितना होगा डी थीटा। ठीक है, इतनी चर्चा हुई थी हमारी। ये एंगल थीटा है और ये वाला एंगल डी थीटा है। ठीक है, शायद फोकस्ड है कि नहीं है ठीक से, एक मिनट देख लें हम लोग। ठीक है, इतनी चर्चा हो रही थी। तो पॉइंट पी जो अगर इनसाइड द स्फेरिकल सेल है वहां पे अगर आपको निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, पॉइंट पी से हम लोग ई से डिस्टेंस जो बना रहे हैं वो भी मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, वहां पर भी जो हमने डिस्टेंस बनाई थी एक्स बनाई थी, यहां पर भी डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां से देखो ऐसे डिस्टेंस एक्स बनाई हुई थी, वो डिस्टेंस अब अंदर की तरफ एक्स बन के आएगी, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी पॉइंट ई से एक्स है, ये मान लीजिएगा। ठीक है, इतना मानने के बाद देखो यहां पे जो पोटेंशियल होगा इस रिंग की वजह से एक्स डिस्टेंस पर पोटेंशियल, वो जो लिखा जाएगा फार्मूला स्मॉल पोटेंशियल, वो तो उतना ही होगा जितना उसके लिए हमने लिखा था। देखो ये बात समझने की है केवल, जो हमने इस रिंग की वजह से एक्स डिस्टेंस पर पोटेंशियल लिखा था वही पोटेंशियल इस रिंग की वजह से यहां पी पॉइंट पर उतना ही पोटेंशियल आएगा जितना यहां पे आया था। ठीक है, इस स्मॉल रिंग की वजह से ये वैल्यू जो स्मॉल पोटेंशियल की होगी वो तो उतनी ही होगी। ठीक है, हियर द पोटेंशियल at point P due to the ring CDFE will be, देखो इस पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो उतनी ही होगी। कैसे, स्मॉल डी वी इक्वल टू स्मॉल डी वी इक्वल टू कितना होगा देखो, माइनस जी मास ऑफ द रिंग। मास ऑफ द रिंग कितना था 2 पाई आर, ध्यान दो 2 पाई आर साइन थीटा, यहां पे सिग्मा भी था, इंटू डी थीटा बाई एक्स, यही तो आया था वैल्यू। अब हमने यहाँ पे साइन थीटा और डी थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाली थी, जो वही वैल्यू यहाँ पे फिर आएगी। कैसे आएगी, देखो जो आपका वेक्टर ओ ई प्लस ई पी ये वेक्टर ओपी के बराबर होगा, वैसे ही कैलकुलेशन हम लोग सब कुछ करेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली वही कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा हमारा, क्या आया था ध्यान दो, यहां पर आया था एक्स डी एक्स इक्वल टू आर या साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू एक्स डी एक्स बाई आर स्मॉल आर डी आर। ये वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो जो स्मॉल पोटेंशियल डीवी होगा ये किस फार्मूले से लिखा गया, माइनस जी एम बाई आर यानी डिस्टेंस, इसी फार्मूले से लिखा गया। माइनस जी मास ऑफ द रिंग टोटल ये है, और बाई डिस्टेंस कहां से वहां तक की एक्स। अब यहां पर वही साइन थीटा डी थीटा की जब वैल्यू रख देंगे तो जी 2 पाई आर सिग्मा साइन थीटा डी थीटा की जगह हमारा हो जाएगा, देखो यहां पे जो वैल्यू आ जाएगी डी एक्स बाई स्मॉल आर। ना यकीन हो तो देखो हमने जो पुट किया था वैल्यू, देखो यहां पे यही तो निकल के आई। यहां पे एक्स डी एक्स हो जाएगा और नीचे आर आर हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एग्जैक्ट पिछले केस की तरह हुआ है। ठीक है, कुछ भी अंतर नहीं आया यहां तक। अभी अंतर कहां पे आएगा, अंतर आएगा केवल लिमिट में, जो हम लोग टोटल स्फेरिकल सेल की वजह से निकालेंगे जब पोटेंशियल। नाउ पोटेंशियल बाई स्फेरिकल सेल
जब होल स्फेरिकल सेल की वजह से निकालेंगे पोटेंशियल, वो क्या होगा V, और वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dV। इस स्मॉल पोटेंशियल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। पर जो अब लिमिट लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी, ये स्फेरिकल सेल देखो कहां से कहां तक बदलेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बदलेगा। अगर इस पॉइंट को A और B नाम दे दो तो आसानी हो, B से A तक बदलेगा, ठीक है। B से A तक कब बदलेगा, जब जो डिस्टेंस है आपकी B से हम लोग इस पॉइंट की डिस्टेंस ले लें, कितनी होगी, B से इस पॉइंट की डिस्टेंस, dx ही तो चेंज हो रहा है यहाँ पे, B से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। देखो ये डिस्टेंस स्मॉल r है, ये रेडियाई कैपिटल R है इस स्फेरिकल सेल की, तो यहाँ B से इस पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। और कैपिटल A से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कैपिटल R प्लस R। यहां से यहां तक ये बदल रहा है, ये रिंग ऐसे यहाँ पे छोटा सा होगा, बड़ा 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 होते हुए फिर धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। तो वहां से ही तो डिस्टेंस ये x है, x ही वेरिएबल है, dx के रिस्पेक्ट में है इंटीग्रेशन, तो जो लिमिट लिखी जाएगी वो dx की ही लिखी जाएगी। x कहां से कहां तक बदलेगा, जब यहाँ पे रिंग होगा तब डिस्टेंस कितनी होगी, और जब यहाँ पे रिंग होगा तब डिस्टेंस कितनी होगी। यही एग्जैक्ट चीज हमने पिछले केस में भी किया था, ठीक है। इसलिए लिमिट को लेकर के घबराइएगा मत, ध्यान से समझिएगा लिमिट कैसे लिखी जा रही है। जब आप इसको समझेंगे ना तो रटना पड़ेगा, ना ही कोई कंफ्यूजन परेशानी होगी, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। अब dV की वैल्यू रख लो माइनस G 2 पाई R सिग्मा dx, यहाँ स्मॉल r इंटू dx, इतनी वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये dx पे डिपेंड करती नहीं है। R पॉइंट जो है वो कांस्टेंट भले ना हो, वेरिएबल हो, उसकी लेंथ लगातार बदलती रहे, पर हम इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लिमिट x की लगाए हुए हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में सब कुछ तो कांस्टेंट होगा ना। तो इसको हम लोग बाहर निकाल ले रहे हैं बाई R। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है x, और लिमिट कैसे लग गई, R माइनस R टू R प्लस R। और जब ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे लिमिट की, माइनस G 2 पाई R सिग्मा पान R, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट R प्लस R माइनस R प्लस R, ये हो जाएगा, R से R कैंसिल आउट हो गया। ओह ध्यान दीजिएगा, ठीक लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं, नहीं नहीं ठीक ठीक, R से R कैंसिल आउट हो गया और स्मॉल r मिलके 2R हो गया, ठीक है। तो G हमारा जो V होगा क्या हो जाएगा, माइनस G 2 पाई R सिग्मा अपान R इंटू 2R, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 पाई R हो जाएगा। V इक्वल टू माइनस G इंटू 4 पाई R, और सिग्मा की वैल्यू होती है m अपान 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई R से 4 पाई और एक R कट गया, V जो आ गया माइनस जी एम बाई आर आ गया। देखो कोई अंतर आया, जो सरफेस पर इसके है पोटेंशियल, वही पोटेंशियल का अमाउंट अंदर भी आ गया, बराबर दोनों। और जो फील्ड इंटेंसिटी होगी E इक्वल टू कितनी है, माइनस dV बाई डी आर इंटू आर कैप, वो कितनी आ जाएगी, माइनस जी एम बाई, देखो आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। यही इंटेंसिटी भी हो जाएगी, तब दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। अगर आर को वेरिएबल मान करके इसको आप डिफरेंशिएट करिए तो यही इंटेंसिटी आ जाएगी, फील्ड इंटेंसिटी भी, इसमें भी कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है, ये तो कांस्टेंट है ना, पोटेंशियल इसके अंदर कांस्टेंट है, तो जो इंटेंसिटी होगी आर के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे जो हम लोग इनसाइड द स्फेरिकल सेल, वो क्या आएगी, जीरो आ जाएगी। देखो यहीं पे गलती हो रही है, ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल तो वही आया, पर जो फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो कितनी आएगी, वो जीरो आ जाएगी, क्योंकि आर बदलने पर वैल्यू कांस्टेंट है, इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है,
तो इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अगर इंटेंसिटी जीरो आई तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब स्फेरिकल सेल के अंदर जो फील्ड इंटेंसिटी होती है वो जीरो होगी और फोर्स भी जीरो ही होगा, लेकिन पोटेंशियल होगा, ठीक है। ये बात कही जा रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा पर इंटेंसिटी और फोर्स दोनों ही जीरो हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात ध्यान से रख देखिएगा, ठीक है। और ये बात भी ध्यान रखिएगा, जो कांस्टेंट वैल्यू आई है किसी भी स्फेरिकल सेल की वजह से, उसके अंदर कितना पोटेंशियल होगा वो केवल स्फेरिकल सेल की रेडियाई जो है -gm/r के बराबर है। जब सॉलिड स्फेयर को हम लोग देखेंगे वहां पे इसका यूज होगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नाउ पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड स्फेयर, ये तीनों केसेस डिस्कस हो गए हैं। इनका ग्राफ देख लीजिए, गलती हो रही है, ग्राफ हम लोग को बनाना चाहिए इसका, बिना ग्राफ के नहीं ठीक होगा। इनका ग्राफ देखिए, इतना बड़ा स्फेयर, ठीक है। ये एक स्फेयर ही मान के चलिएगा, ठीक है। इसको एक स्फेयर ही मानिएगा, ना यकीन हो तो इसको हम लोग 3D में बना दें ताकि आप आसानी से मानने पर मजबूर हो जाएं कि स्फेयर ही है, ठीक है। 3D में स्फेयर बना ले रहा हूं और बड़ा बनाना थोड़ा सा यार, ठीक है। ये स्फेयर आपका हो गया है। अब ग्राफ देखो, इन सबका ग्राफ कैसा होगा, तीनों ग्राफ एक साथ हम मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट आउटसाइड, इनसाइड एंड सरफेस, क्या क्या हो रहा है, ठीक है। ये तीनों ग्राफ हम लोग एक साथ मर्ज आउट कर रहे हैं, कैसे, इसको हम लोग यहां पे ले लेते हैं। फ्लिप करने पे क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये टॉप, ठीक है। देखो ये आपका स्फेयर था और इसका जो आपका इसकी जो एक्सिस है या डायमीटर है कुछ इस तरह से बनी हुई है। सेंटर आपका जो होगा वो यहाँ पे कहीं होगा, उसको हम बना रहे हैं सेंटर आपको कुछ इस तरह से पॉइंट ओ करके डिनोट कर रहे हैं इसको भी। रेडियस इसकी कैपिटल आर है, ये बात आप जान रहे हैं पहले से, ठीक है। अब एक काम करते हैं, दो लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल दो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, कैसे, ऐसे। ये जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो रही है कुछ इस तरह से ड्रॉ हो रही है, ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहां से एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक साथ हम मर्ज करके बना रहे हैं। तो कुछ इस तरह से दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो गई इसकी। अब देखिए पॉइंट ओ अगर हम लोग किसी पॉइंट पे ले लें, मान लेते हैं यहां पे ओरिजिन लेकर के चलें, इसको शिफ्ट करके हम लोग ओ डैश यहां पे लेके चले आ रहे हैं और यहां से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ हो रही है, ठीक है। यानी ओरिजिन को हमने शिफ्ट करके ओ डैश पे ले लिया है, ध्यान दीजिएगा। अब यहीं पे पोटेंशियल देख रहे हैं, ठीक है। देखो पहला ग्राफ पोटेंशियल का ग्राफ कैसा मिल रहा है, पोटेंशियल जो आपका मिल रहा है V वो निगेटिव में मिल रहा है। यानी अगर पॉइंट, इसको सेंटर को C मान लीजिए, सेंटर को C मानिए ज्यादा ठीक है, और इसको ओरिजिन O मान लीजिए, ठीक है। यहीं पे हम लोग कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेंगे। अरे भैया सेलेक्ट हो जाओ,
ठीक है, यहां पे पॉइंट ओ है आपका, ठीक है, कुछ इस तरह से ओरिजिन यहां पे है। तो जो पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल सेल है वो उसको ध्यान दो, वो कितना आया है, देखो अभी अभी हमने निकाला है पीछे -gm/r, ये कांस्टेंट है कहां तक, इसकी रेडियाई तक कंप्लीट होने तक, यानी यहां से लेकर के यहां तक ये कांस्टेंट है और निगेटिव है, इसका मतलब निगेटिव में कोई क्वांटिटी होगी -gm/r मान लेते यहां पे पड़ेगी, तो ये वैल्यू यहां से यहां तक कांस्टेंट है, ठीक है, पोटेंशियल उसी का ग्राफ हम लोग बना रहे हैं, ये वैल्यू यहां से यहां तक कांस्टेंट है और जैसे ही इस सरफेस से हम लोग दूर जा रहे हैं वो वैल्यू कितनी हो जा रही है, -gm/r, यानी कि वैल्यू लगातार डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ घटती जा रही है कुछ इस अमाउंट के साथ ऐसे, ठीक है। जीरो कहां पे होगी कुछ खास पता नहीं, इनफाइनाइट पे जाके देखो ऐसे है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये नेगेटिव में घट रही है, यानी यहां से यहां तक तो कैपिटल आर है, पॉजिटिव वाइज देखेंगे तो लगातार पोटेंशियल का अमाउंट बढ़ रहा है डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ, मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वो घट रहा है केवल, और निगेटिव साइन को लेकर के चलेंगे तो वो लगातार घट रहा है। और ई की वैल्यू देखो, अगर हम लोग ओरिजिन को यहां पे बनाएं, एक दूसरा ओरिजिन, ये किसके लिए हमने बनाया था, पोटेंशियल के लिए ओरिजिन, और अगर ई के लिए मान लेते हैं ओरिजिन यहां पे है वो, वहां से एक्सिस ड्रॉ कर लो, एक स्ट्रेट लाइन एक्सिस, कैसी, ऐसी, और उस केस में आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा हम ऊपर बनाएं तो ज्यादा अच्छा है, मान लेते हैं यहां पे बना ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस ग्राफ को अलग अलग भी बनाया जा सकता है, एक साथ भी बनाया जा सकता है, तो हम एक साथ ही बना के समझा रहे हैं, अक्सर बुकों में बना दिया जाता है एक साथ तो समझ नहीं मिलता, उसको हम समझा रहे हैं तो समझिए। अब इसको भूल जाइए, मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिन रहा होगा, तब जो इंटेंसिटी जो आई हुई है इनसाइड द स्फीयर वो जीरो आई हुई है, यानी इसी 0 0 पर चल रही है, कैपिटल आर डिस्टेंस तक ये वैल्यू जीरो है, ठीक है। और जैसे ही इस डिस्टेंस को हम लोग बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी एकाएक निगेटिव में नीचे जा रही है और वहीं से लगातार बढ़नी शुरू हो रही है, ऐसे ये हो रहा है इंटेंसिटी, यानी जो फील्ड इंटेंसिटी ई है वो कुछ इस तरह का बिहेवियर दिखा रही है, यानी इनसाइड द स्फीयर जीरो है, देखो जीरो है जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही आउटसाइड द स्फीयर हम जा रहे हैं वैसे ही इंटेंसिटी एक ब्रेक दे करके सीधे निगेटिव से शुरू होकर के बढ़ना शुरू हो जा रही है, ठीक है, जीरो की तरफ, ठीक है, फिर से जीरो की तरफ ही जा रही है। ये चर्चा हो गई फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है। तो ग्राफ आपका अगर लिखना चाहें, ग्राफ ऑफ द फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ ए spherical cell is shown as ठीक है, इज शोन बाई, फिगर लिख दीजिए, इज शोन बाई फिगर, इज शोन बाई फिगर साइड टू द बोर्ड, ठीक है। ये हो गई आपकी ग्राफिक्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये ओरिजिन दोनों अलग अलग बना करके समझना है, एक साथ हमने बना दिया है पर जब आप बनाएंगे इसका अलग बनाएंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे लाइन कुछ इस तरह से और दिखाएंगे कि O से R तक ये जीरो है और जैसे ही कैपिटल R से हम लोग दूर जा रहे हैं
तो निगेटिव से ये वैल्यू ऐसे बढ़नी शुरू हो जा रही कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके लिए दिखाएंगे ये वैल्यू निगेटिव से शुरू ही हो रही है। एक और ग्राफ बनाएंगे, ऐसे कहेंगे कि ये वैल्यू निगेटिव से कांस्टेंट है r डिस्टेंस तक, और जैसे ही वैल्यू r से अधिक हो रही है वैसे वैसे ये धीरे धीरे थोड़ी बढ़नी शुरू हो जा रही है, 0 की तरफ जा रही है, ठीक है। इतनी बातें आप अलग अलग भी बना सकते हैं और एक साथ भी बना सकते हैं। स्फेरिकल सेल के साथ बनाने में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, ठीक ठाक समझा। अक्सर बुकों में ऐसे ही बना देता है, किताबों में, तो हमने ऐसे बना दिया है ताकि इसको भी आप समझिए। अब आ जाइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। इस बार स्फीयर को सॉलिड बनाना है। सॉलिड स्फीयर देखो कैसे बनेगा, लेंगे तो 2D में ही, आपको इमेजिन खुद करना होगा वो 3D में। जैसे कोई ये स्फीयर है, ठीक है, कितना बड़ा हो सकता है, ऐसे ये कोई स्फीयर है, ध्यान दीजिएगा ये सॉलिड स्फीयर है, अंदर का पार्ट भी भरा हुआ है, डेंस है, ठीक है, खोखला नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना हुआ। फिर से वही तीनों केसेस यहां भी अराइज होंगे। आउटसाइड द सेल, सबसे पहला आउटसाइड द स्फीयर, इसके लिए भी सब वही तिकड़म जो है सब लिखना। लेट अस अ स्फेरिकल सेल या लेट अस अ सॉलिड स्फीयर, यहां पर उसकी जगह स्फेरिकल सेल, यहां पे सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियाई कैपिटल R, by which we have to find out a potential at a point at a distance r, at a distance r from the cell, at a distance r at point P from the solid sphere. For this we here assume this sphere to be made of number of spherical rings। इस स्फीयर को हमें ऐसा एज्यूम करना है कि ढेर सारी स्फेरिकल रिंग से मिलके बना हुआ है, वो सारी रिंग जिसका सेंटर O पर ही है, ठीक है, ऐसा कंसीडरेशन करना है, ठीक है। टू फाइंड आउट द पोटेंशियल for a solid sphere, we consider this sphere is made by number of spherical सेल्स, ठीक है। इसको नंबर ऑफ स्फेरिकल सेल्स की तरह मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं। मतलब इसके अंदर ढेर सारे, जैसे ओनियन देखा ना, या बंद गोभी जो आती है उसको देखिए, छीलते जाइए, जैसे लगता है ढेर सारे पत्तों से मिलकर के बनी हुई, इसी तरह से ये भी ढेर सारे पत्तों से मिलकर के छीलते छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे कंसीडर करना है, ढेर सारे स्फेरिकल सेल इसके अंदर बने हुए हैं, ऐसे कंसीडर करना है, ठीक है। तो वो सभी कैसे बनेंगे, देखो कुछ इस तरह से, एक हो गया, दूसरा हो गया, देखिए अभी हम बना रहे हैं इसको, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, ठीक है। अब इन सबको सेट करते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये देखो पहला वाला हो गया, ठीक है, कैसा लग रहा है, देखो ये जो पहला वाला है वो पतला सा है, लेकिन यहां दिखाने के लिए हमने मोटा सा बनाया हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। ये दूसरा वाला हो गया, ठीक है, और यहां पे तीसरा ऐसे, यहां पे चौथा ऐसे,
ठीक है, यानी ये नंबर ऑफ स्फेरिकल सेल्स से मिलकर के बना हुआ है, सबका सेंटर O है। ठीक है, इसको ऐसा मानो कि ये नंबर ऑफ स्फेरिकल सेल से मिलके बना हुआ है, सबका सेंटर O पर है। ठीक है, अगर ये मान के चलेंगे आप, नाउ देखो क्या लिखा है, फॉर ए सॉलिड स्फीयर वी कंसीडर दिस स्फीयर इज मेड बाय नंबर ऑफ स्फेरिकल सेल्स of masses m1 m2 m3 डॉट 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 डॉट, ढेर सारे बने हैं, कुछ पता नहीं कितने हैं। ठीक है, अगर इतने ढेर सारे मासेस से मिलकर के बना हुआ है, और ये बात और ध्यान रखिएगा कि पूरे सॉलिड स्फीयर का मास जो है कैपिटल M है। ठीक है, नाउ पोटेंशियल of point P due to the solid sphere will be sum of the potentials due to the sum of potentials due to the spherical cells। ठीक है, जो पोटेंशियल इस पूरे सॉलिड स्फीयर की वजह से इस पर आएगा, वही पोटेंशियल ढेर सारे, इसको अगर स्फेरिकल सेल्स में हम कंसीडर कर लें, उनकी वजह से जो आएगा उन सबका सम होगा। तो वो पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल टू, मान लेते हैं इसकी एक पहले की वजह से V1 V2, अब इसमें नंबर ऑफ सेल्स बनेंगी, ये कॉन्टिन्यूअस है, जो स्ट्रक्चर वो कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ दिखाने के लिए मोटा मोटा 3-4 बना दिया है, पर वो ढेर सारी हैं। ठीक है, उन सबका सम होगा। नेक्स्ट पेज में चलिए, वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, देखो, हर एक स्फेरिकल सेल की वजह से आउटसाइड द स्फीयर अगर कोई पॉइंट है, वहां पे जो पोटेंशियल कितना आया, -gm/r, वो केवल सेंटर से डिस्टेंस मेजर कर रहे थे हम लोग बस। और तो क्या हो जाएगा, अगर पहले का मास m1 है तो -gm1/r, फिर -gm2/r, -gm3/r, ऐसे ऐसे ऐड अप होता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। फिर क्या करते हैं, इस पोटेंशियल में देखो -g/r तो कांस्टेंट है, कॉमन ले लें, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट डॉट, जितने स्फेरिकल सेल्स हैं उन सबके मासेस का सम अप करेंगे तो टोटल मास कितना आ जाएगा, जो उस पूरे सॉलिड स्फीयर का है। तो ये वैल्यू आ गई पोटेंशियल की। अगर फील्ड की वैल्यू पूछा जाए तो फील्ड E कितना होता है, -dv/dr, इसको निकालो तो कितना हो जाएगा, -gm/r², आउटसाइड द पोटेंशियल, और फील्ड दोनों आ गई आउटसाइड पॉइंट पर। B निकालो, एट द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर। यहां पे भी ऐसा चल रहा है केस कि जैसे लग रहा है पूरा टोटल मास क्या है, एक ही पॉइंट पर सेंटर्ड है, पॉइंट O पर, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, यानी पॉइंट O जो है वो आपका सेंटर ऑफ मास B पॉइंट है। ठीक है, स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे जो था स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R था। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैपिटल R है, यानी रेडियाई। अगर ऐसा केस लेके चले तो V जो होगा कितना हो जाएगा, -gm/r, यहाँ डायरेक्शन जरूर लिखिएगा r का एक, और इलेक्ट्रिक बार बार नाम निकल के आता, E से R ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, गलती से कितनी बार इलेक्ट्रिक निकला होगा उसको ध्यान रखिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड है इंटेंसिटी। ठीक है, बार बार मुंह से निकल जा रहा है क्योंकि E से हम लोग डिनोट उसको किए हैं कई बार, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ी हो रही बार बार। -gm/r² × r, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखो कितना आसान है, इसको दोनों केसेस को बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। पर जब यहाँ पे इनसाइड कंसीडर करेंगे अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आएगी। इनसाइड कंसीडर करने में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आएगी, वो क्या होगी, कुछ खास नहीं कॉम्प्लिकेशन है, बस केवल समझना, समझोगे तो मजा आएगा पढ़ने में। और अगर रटना शुरू किए तो धन्य है फिजिक्स, रटने से तो नहीं आने वाली। ठीक है,
इसलिए कभी रटना मत, एक भी चीज रटे बिना यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज को समझना है। और समझ में तब आएगा जब डिफरेंशिएशन वगैरह आता होगा, इंटीग्रेशन आता होगा, छोटे छोटे जो टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो सब आएंगे, अच्छे से करना। अच्छे से क्या, बहुत टॉप लेवल का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, या वेक्टर एनालिसिस बहुत टॉप लेवल की नहीं इस्तेमाल हो रही है, बहुत सिंपल इस्तेमाल हो रही है। अगर उतनी बात नहीं आ रही है तो फिर बड़ा मुश्किल है समझना, अगर उतनी बात आ रही है तो आप आसानी से समझ सकते हैं, है कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो ग्राफ बनाया था, अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, देखो माइनस जी एम बाई स्मॉल आर है, माइनस जी एम बाई स्मॉल आर है, यानी आर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो वो जो निगेटिव वाली वैल्यू है वो क्या करती, घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। तो ये ग्राफ ऐसे बढ़ता हुआ दिखेगा ना, यहां पर भी उसी तरह से दिखेगा। अंतर देखो दोनों में क्या है, अंतर इसके स्लोप में है, ये थोड़ा धीमे घट रहा है, ये तेजी से घट रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, 1/r स्क्वायर की तरह है, ये 1/r का है। ठीक है, यही फर्क है बस। ठीक है, इसीलिए ग्राफ इस तरह से बना है, ये अंतर दिखना चाहिए वहां पे, ये नहीं कि दोनों को इसी तरह एक ही जैसे बना दो, हो जाएगा गड़बड़। इसको ध्यान रखिएगा, ये अंतर दिखे, ये स्लोप का अंतर दिखे कि ये थोड़ा धीमे घट रहा है, ये तेजी से घटता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहेंगे आर स्क्वायर और मैग्नीट्यूड को बढ़ा दे रहा है डिवाइड में जो है, तो वो वैल्यू उसको बहुत तेजी से घटा दे रही है। ठीक है, यहाँ पे जो दोनों वैल्यू आई हुई, ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए, पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, अगर कोई पॉइंट सॉलिड स्फीयर के अंदर हो तब क्या होगा। ठीक है, फिर से बनाओ सॉलिड स्फीयर, ऐसे हो गया सॉलिड स्फीयर आपका, इसके अंदर कोई पॉइंट है, मान लो इसका डायामीटर कुछ इस तरह से है जो इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, इसका डायामीटर जो है इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और यहां पर इसका सेंटर O बना हुआ है। ठीक है, डायामीटर इसको हाफ हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, सेंटर यहां पे O है। तब देखो पॉइंट इसके अंदर मान लो इस पॉइंट पर है P। ठीक है, अगर इसके अंदर है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहीं से एक ड्रॉ करते हैं स्फीयर, एक नया स्फेरिकल शेप ड्रॉ करेंगे इसके लिए, ऐसा लगे कि ये जो स्फीयर है आपका, वो स्फीयर जो है ऐसा दिखना चाहिए, जो हमने स्फीयर ड्रॉ किया है वो स्फीयर इस पॉइंट से होकर के जा रहा है। ठीक है, तो इसको हमने निकालने के लिए देखो, अंदर जब निकालना हुआ तो हमको इस पॉइंट P के अराउंड एक और स्फीयर ड्रॉ करना होगा। ऐसा मान चलना है, इस स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है, ले लो मान लो, अगर कॉन्सेंट्रिक है, दोनों कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, यानी सेंटर एक ही है, तो पॉइंट O को हमें थोड़ा सा चेंज करके दिखना चाहिए कि सेंटर हो, यहां पे रख देते हैं, यहां पे रख दिया हमने। अब देखिए, ये सॉलिड स्फीयर और ये सेकंड सॉलिड स्फीयर, दो पार्ट हैं, मिनी और लार्ज, दो सॉलिड स्फीयर बन गए। इस सॉलिड स्फीयर बड़े वाले की रेडियाई कैपिटल R है, ये बात हम लोग जान रहे हैं पहले से ही, और जो छोटा वाला सॉलिड स्फीयर है उसकी रेडियाई मान लो स्मॉल r है। ठीक है, यानी O से ये डिस्टेंस जो है स्मॉल r डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो छोटे वाले स्फीयर की वजह से हियर फॉर कैलकुलेटिंग, देखो लिख लेते हैं पहले, पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर वी कंसीडर पॉइंट P at the distance, we consider the point P at the distance small r from the center, small r from the center O, and we draw
a concentric sphere of radius small r passing through the point P, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट P। हमने इस तरह से इसको ड्रॉ किया है कि एक स्फीयर, सॉलिड स्फीयर स्मॉल है, स्मॉल r रेडियस का, जो पॉइंट P से पास आउट हो रहा है, ठीक है। तो पॉइंट P क्या है, इसके सरफेस पर है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखो, नाउ पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P at the surface of the sphere of radius small r will be, इसको मान लो V1, ठीक है, इसकी वजह से V1 मान लिया। तो पोटेंशियल एक सॉलिड स्फीयर है, मान लीजिए एक स्फीयर है, इसके सरफेस पर कितना हो जाएगा, अभी पीछे निकाला हमने, -gm, इसका अगर मास हम लोग लें, कितना ले लेते मास इसका, m1, और डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, ये हो जाएगा -gm1/r, ठीक है। अब देखो, अगर इसका वॉल्यूम डेंसिटी है रो, मान लेते हैं, इफ वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर इज रो, देन वॉल्यूम डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, रो है तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, यही तो होता है मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी। तो यूनिट मास का यूनिट वॉल्यूम की मास इतना हो जाएगा, तो देखिए यूनिट वॉल्यूम का मास इतना हो गया, और इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 πr³, तो इसका मास कितना हो जाएगा, हियर m1 will be 4/3 πr³ इंटू रो, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी, यूनिट वॉल्यूम का मास रो है, तो इतने वॉल्यूम का मास इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब V1 जो हो जाएगा वो कितना लिखा जाएगा, V1 इक्वल टू -gm1 की जगह पे कितना हो जाएगा, 4/3 πr³ इंटू रो बाई स्मॉल r, ठीक है, ये आपका V1 आ गया। इसको हम लोग r से r कैंसिल आउट कर दें तो स्क्वायर हो जाएगा, V1 जो बन के आएगा आपका -g, इसको 4/3 अगर आप आगे लिख दें तो 4/3g πr² इंटू रो, ये आ गया V1, इसको ले लिए इक्वेशन 1, ठीक है। अब बटा जो नेक्स्ट पार्ट है वो, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जो ये सॉलिड स्फीयर है सेकंड वाला, इतना पार्ट निकालने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, पिछले केस की तरह कंसीडर कर लेंगे, इसको ऐसा कंसीडर करेंगे एक हॉलो स्फीयर, ठीक है, हॉलो स्फीयर कंसीडर करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, यहां पे हम लोग एक और स्फीयर बना रहे हैं, देखो इसको कंसीडर कर रहे हैं एक हॉलो स्फीयर, जहां पे हम लोग बना रहे हैं क्या, कुछ इस टाइप की रिंग बना रहे हैं, ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, हमें थोड़ा सा बड़ा बनाना होगा, ठीक है, हाँ, देखो हम लोग इस सेकंड वाले पार्ट की वजह से निकालने के लिए एक और हॉलो स्फीयर बना रहे हैं, इसको कुछ इस तरह से सेट आउट किया हमने, और उसको मान लेते हैं ये सेकंड वाला पार्ट जो है कुछ इस तरह से ढेर सारे हॉलो स्फीयर से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, बस 5 मिनट लगे सर, और ढेर सारे हॉलो स्फीयर से मिलकर के सेकंड वाला पार्ट बना हुआ है, ठीक है। उसकी थिकनेस जो है वो क्या है, dx है, ये ध्यान रखिएगा, और वहां से पॉइंट P की जो डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं वो कितनी ले लेते हैं, मान लेते हैं
या पॉइंट O से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं x है, ठीक है। इस तरह से हम लोग एक स्फेरिकल सेल कंसीडर कर रहे हैं जिसकी थिकनेस dx है और रेडियस उसकी स्मॉल x है। ये रेडियस वेरिएबल होगी जो पूरे कवर अप करेगी इस सेकंड वाले सॉलिड स्फीयर वाले पार्ट को, ठीक है। x को आप बदलिए, बढ़ा दीजिए, कैपिटल R तक कर दीजिए तो एंड पॉइंट मिल जाएगा, और यहाँ से स्मॉल r तक कर देंगे तो ये छोटा सा स्फीयर यहाँ तक पहुंच जाएगा, तो इसको ये कवर अप करेगी, ठीक है। इसकी थिकनेस जो है वो dx है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नाउ फॉर कैलकुलेटिंग पोटेंशियल ड्यू टू the other part of the solid sphere, we consider that the sphere is made by number of spherical cells in which one of the cell which has radius x and thickness dx, ठीक है। now potential at point P due to this spherical cell will be, मान लेते हैं V डैश है, ठीक है। इसको मान लो ये पोटेंशियल dV है, स्मॉल पोटेंशियल है। तो यहाँ पे देखो किसी स्फेरिकल सेल की वजह से उसके इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, अभी हमने केस कंसीडर किया था -gm/r आया था, कांस्टेंट था, यानी -g मास ऑफ द स्फेरिकल सेल और डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सेल। रेडियस कितनी है, x है, तो ये dv जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, -g मास मान लेते हैं उसका m2 है और रेडियस कितनी है, x, ये हो जाएगा। और जो मास आपका m2 मास है वो कैसे लिखा जाएगा, देखो मास m2 जो होगा वो कितना होगा, रो इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल। वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल कितना है, देखो सरफेस एरिया कितना है उसका 4πx², और उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, ठीक है। जो इसका सरफेस एरिया होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो इसका सरफेस एरिया होगा उसमें उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें तो वही तो स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम निकल के आएगा, ठीक है। ये बात भी पता होनी चाहिए ज्योमेट्री की, ठीक है। ये मास इसका आ गया, और इस मास को अगर हम लोग यहाँ पे पुटअप कर दें तो स्मॉल जो आपका पोटेंशियल आया है वो कितना आ जाएगा, 4πx² dx/x, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो dv जो आ गया -g रो 4πx इंटू dx, ठीक है। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू द होल पार्ट ऑफ द सॉलिड स्फीयर, देखो अब उस दूसरे वाले जो पार्ट है, होल सेकंड पार्ट, यहां पे लिखिए होल सेकंड पार्ट, हाँ, दूसरे वाले पार्ट की वजह से, पूरे पार्ट की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, v = इंटीग्रेशन ऑफ dv, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल x है, x को कहां से कहां तक वेरी करें कि पूरा होल पार्ट कवर हो जाए। देखो
यक्स को स्मॉल आर डिस्टेंस से कैपिटल आर डिस्टेंस तक अगर वेरी करोगे तो पूरा पूरा पार्ट कवर अप हो जाएगा। तो इसको वहीं से वहीं तक हम लोग क्या करें, इंटीग्रेट कर दें। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर टू कैपिटल आर डीवी की वैल्यू कितनी है, -0.4 पाई यक्स इंटू डी एक्स। अब इसको क्या करें, देखो इंटीग्रेशन कर दीजिए, 4 पाई रो इंटू जी, माइनस साइन के साथ ये कांस्टेंट है यक्स का, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और लिमिट आर टू कैपिटल आर लगी हुई है। ये लिमिट जब रख देंगे तो कितना आएगा, 4 पाई रो जी आर स्क्वायर बाई 2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2। कुछ इस तरह से ये पोटेंशियल आएगा, इसको मान लेते हैं V2 पोटेंशियल था। ठीक है, नाउ टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दोनों का समअप। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका जो समअप होगा सिंपली एल्जेब्रिक सम होगा, जैसे 1 + 1 2 होता है। उसी तरह से जो भी साइन है इसका, उसी के साथ हम इसको समअप कर देंगे। तो पहले की वजह से V1 की वजह से कितना आया, -4/3 जी पाई आर स्क्वायर रो, -4/3 जी पाई आर स्क्वायर रो। दूसरे की वजह से कितना आया है, देखो दूसरे वाले पार्ट की वजह से आया हुआ है -4 पाई रो जी, -4 पाई रो जी इंटू आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2। कुछ ये वैल्यू आई हुई है। यहाँ पे देखो इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए 4 पाई जी इंटू रो, इतनी वैल्यू कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, देखो माइनस साइन के साथ। यहाँ पे जो बचेगा वो केवल बचेगा आर स्क्वायर बाई 3, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये वैल्यू बच करके आएगी। और यहाँ पे हम लोग क्या करें, -4 पाई जी रो, आर स्क्वायर बाई 3 और आर स्क्वायर बाई 2 का एलसीएम कितना होगा, 6, और ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, और ये -3r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो वैल्यू निकल के -4 पाई जी रो। इसको आप लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो टोटल अगर 6 एलसीएम ले लिया जाए तो ये वैल्यू 3r स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू जो हो जाएगी वो +3r स्क्वायर बन जाएगी। तो यहाँ पे देखो 4 आपका रो हमने लिख दिया, 4/6, ये कितना हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं, देखो 2/3 पाई जी रो इंटू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई टोटल पोटेंशियल की। अब यहाँ पर रो जो है वो वैल्यू आप लिख सकते हैं, वो कांस्टेंट है, कितना है रो की वैल्यू, तो -2/3 पाई जी, रो की वैल्यू जो आई है कैपिटल M बाई 4/3 पाई आर क्यूब, कुछ इस तरह से आई हुई है। ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो तो जो वैल्यू टोटल कैलकुलेट होकर के आएगी, यहाँ पे पाई से पाई कट गया, 3 आपका ऊपर गया कट गया, तो 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो वैल्यू जो टोटल आएगी वो निकल के आएगी V = -G कैपिटल M 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2r का क्यूब, ये वैल्यू निकल के आएगी। देखो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 2 -GM 3r स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब, ये ही वैल्यू बचेगी, यही टोटल पोटेंशियल हो गया। ठीक है, और अगर फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, नाउ फील्ड इंटेंसिटी
जो होगी वेक्टर ई जो होगी माइनस dv बाई डी आर इंटू आर कैप, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू निकल के आएगी माइनस जी एम बाई आर क्यूब इंटू आर। ठीक है, यही वैल्यू निकल के आएगी, ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है, कैलकुलेट कर लो, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, माइनस जी एम कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन अंदर जाएगा 3r स्क्वायर, तो ये टोटल वैल्यू माइनस जी एम बाई 2 आर क्यूब कॉन्स्टेंट है, ये तो बाहर रह जाएगा, अंदर डिफरेंशिएशन इसका 0, इसका माइनस 2 इंटू आर, और माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना आर, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस जी एम बाई आर क्यूब इंटू आर आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड मुंह से निकल रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, इंटू आर कैप है। अब ग्राफ देखो इनका कैसा होगा, ग्राफ बहुत इजी है। नाउ ग्राफ ऑफ दिस potential and field due to the solid sphere will be, ग्राफ देखो कैसा होगा, ऐसे एक सॉलिड स्फीयर बना लो, इसके बाद वही केस यहां पे भी करना है। ये क्या हो रहा है सर? ठीक है, यहां पे एक बेस लाइन ड्रॉ करनी है, इससे सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करिए, और इसके सरकमफियरेंस से या सरफेस से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए कुछ इस तरह से। ठीक है, यहां पे आप सेंटर ओ ले लीजिए या सी, रेडियस कैपिटल आर हो गई। देखो जो ग्राफ बन के आ रहा है, यहां पर अगर सेंटर ओ यहां पे ले लिया हमने, तो देखो पहले पोटेंशियल किस तरह से बदल रहा है। ठीक है, पोटेंशियल जो इन साइड बदल रहा है वो कैसे बदल रहा है, निगेटिव साइन के साथ, यहां से कहीं से शुरू होगा, कुछ इस तरह से बदलता हुआ जा रहा है। ठीक है, पोटेंशियल ऐसे बदल रहा है, और लगातार डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ, जैसे डिस्टेंस यहाँ पे कैपिटल आर तक अगर ली जाए, स्मॉल आर को बढ़ाते जाएं, तो कुछ इस तरह से वो घटता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने बेस लाइन ड्रॉ की हुई है, इस बेस लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे ग्राफ को, वो लगातार आपका घटता चला जा रहा है। कैसे, देखो स्टार्ट हो रहा है जो निगेटिव से, इस तरह से ग्राफ इसका बदलता चला जा रहा है। ठीक है, इक्वेशंस आप जो है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देखो सबसे पहले हमने आउटसाइड द स्फीयर देखा था, कितना आई थी, माइनस जी एम बाई आर, यानी इस ग्राफ को ये फॉलो करेगी माइनस जी एम बाई आर को, और इन साइड माइनस जी एम बाई कैपिटल आर आई है, और सरफेस, और इन साइड जो आया हुआ है कुछ इस अमाउंट के साथ आया हुआ है, यानी आर स्क्वायर के साथ साथ ये वैल्यू लगातार बढ़ रही है। ठीक है, निगेटिव में। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ग्राफ आपका दिखेगा इसका, और इसी तरह से जो फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ है, वो इन साइड इंटेंसिटी जो है आपकी, वो आर के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, घट रही है। किस तरह से घट रही है, देखो यहां पर ये आर है, इंटू आर कैप होगा। ठीक है, ये आर के रिस्पेक्ट में इन साइड जो इंटेंसिटी थी वो आपकी कुछ इस तरह से लिनियरली घट रही थी, और जैसे जैसे आउटसाइड में हम जाएंगे, ये इंटेंसिटी आर के रिस्पेक्ट में कुछ इस तरह से बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये ग्राफ आप बुक से देख करके सारे पॉइंट आसानी से बना लीजिएगा, बहुत इजी है, बस इसको समझना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पे जो बेस लाइन है कुछ इस तरह से ड्रॉ होकर के आएगी। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल का ग्राफ था V का, और ये किसका ग्राफ है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, कुछ इस तरह से इसकी इंटेंसिटी और पोटेंशियल ऐसे ऐसे बदल रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पे आपकी पहली यूनिट समाप्त होती है। ये ग्राफ जब इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बनाकर समझाना बहुत ज़रूरी है और इसको समझना भी ज़रूरी है किस तरह से पोटेंशियल आपका बदल रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे पोटेंशियल कुछ इस तरह से ही लगातार वैल्यू बढ़ने के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, निगेटिव में अमाउंट इसका बढ़ेगा जैसे जैसे आर का अमाउंट घटता चला जा रहा है। ठीक है, अब ये दोनों टॉपिक आपके समाप्त होते हैं यहाँ पे, स्फेरिकल सेल और सॉलिड स्फीयर की वजह से पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, इसके बाद जो है आपका सेंट्रल फोर्सेस की वजह से रिड्यूस मास सिस्टम और वो सारी चीज़ें स्टडी करनी है सेकंड यूनिट की। ये आपकी जो पहली यूनिट है इतनी बड़ी, वो आज यहाँ पे एंड हो रही है। इसके बाद जो सिलेबस है जो आपका, वो इसका आधा ही है। ठीक है, यानी पहली यूनिट पूरे आधे सिलेबस के बराबर है, काफ़ी बड़ी है। इसमें ढेर सारे टूल्स स्टडी करने थे हम लोगों को, इसीलिए इसके बाद आसानी से और पार्ट कवर अप किए जाएंगे। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे एंड हो रहा है। थैंक यू।